हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स के सीबीएसई ने एडिशनल सैम्पल पेपर्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। तो उसी सैम्पल पेपर का आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम सॉल्यूशन भी सीखेंगे, साथ के साथ हम पेपर प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक्शन ए का, दैट द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। इन 4 पॉइंट से हमारा जो है एक पोलिनोमियल है, कोई भी उसका ग्राफ पास कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में अगर क्या करना है और कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को ना प्लॉट कर लेते हैं एक बार। तो पॉइंट्स क्या है, -5,0, तो -5 कहाँ होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है। देन अगला पॉइंट क्या है हमारा, 0,-40। देखो ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी क्या है, -5, ठीक है। तो हम क्या करें, पोलिनोमियल के जो हमें पॉइंट्स दिए हुए ना, हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करें। 0,-40 मतलब 0,-40 कहाँ पर होगा हमारा, नेगेटिव साइड पर वाई एक्सिस पर, सपोज यहाँ पर कहीं पर है, क्योंकि हमें रफ बनाना है डायग्राम, ठीक है। देन 8,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 8,0। देन नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 5,-30 मीन्स 5,-30 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमारा ये कोई पॉइंट पड़ा हो सकता है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारा इन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इन पॉइंट से अगर कोई पॉलिनोमियल पास कर रहा है, तो आपने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में, पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा हुआ है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल हमारा इस तरह से पास करता है तो यहाँ से हम इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने की है ना ग्राफ वाली, जिसमें आपको जीरोस निकालनी होती है। तो यहाँ से अगर अब आपके पास ये ग्राफ बन गया तो जीरोस निकालनी हो, तो जीरोस कौन सी होती हैं, जहाँ जहाँ पर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है जितनी भी बार, राइट। तो एक्स एक्सिस को किस किस कोऑर्डिनेट पर कट कर रहा है, -5 और 8 पर। तो जीरोस कौन सी हो गई हमारी, 2 हो गई, एक -5 और दूसरी कौन सी हो गई हमारी 8, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब उन्होंने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इस पॉलिनोमियल का इनमें से कौन सा फैक्टर है। देखो अब आपको पता है कि जब हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं, तो ज़ीरोज़ से अगर हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। यहाँ पे ज़ीरोज़ का क्या मतलब है कि ये हमारी एक्स की वैल्यू है और ये भी हमारी एक्स की वैल्यू है। तो जब हमें ज़ीरोज़ से फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे ज़ीरोज़ क्या है, एक्स इज इक्वल टू -5, तो फैक्टर क्या बन जाता है, इस साइड पर -5 अगर शिफ्ट हो जाएगा तो मीन्स x + 5 हमारा एक क्या हो गया इसका फैक्टर। इसी तरह से x इज इक्वल टू 8 है, तो x -8 इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा हमारा एक फैक्टर। तो चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज x - 8 मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा बी, ठीक है। देन बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखो ये जो हमारे एमसीक्यूज है, जो 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें आपको ना सिर्फ अगर आप ऑप्शन नंबर भी लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने पेपर प्रेजेंटेशन सिंपल कैसे करनी है, आपने सिंपल अपना आंसर नंबर लिखना है, आंसर नंबर 2, और जो भी आपका ऑप्शन होगा आंसर में आप वो ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हो तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चेकर ने आपको आंसर के मार्क्स देने, राइट। तो अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, शो दैट बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमारे पास इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि कुछ क्या अलग सा क्वेश्चन आ गया, आप अपनी कंडीशन पर रुकिए। कंडीशन क्या है, दैट इट मस्ट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। अब क्या है, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, कंपैरिजन आपने सीखा हुआ है। हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट है, यानी कि m। अब देखो, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया, एक और नई कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि यहाँ पर उन्होंने पहले y लिख दिया सो दैट कि बच्चे जो हैं वो इसको a2 मान लें, लेकिन नहीं, हमें तो अच्छे से पता है कि जो हमारे पास x के साथ कोएफिशिएंट लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, a2। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी, -12, राइट। ध्यान रखना है इस चीज़ का। देन b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 4, क्योंकि y के साथ जो वैल्यू लिखी होती है। b2 क्या होता है, जो y के साथ वैल्यू लिखी है। अब यहाँ y के साथ क्या लिखा है, n लिखा है। इसी तरह से c1 क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट -6, और c2 कितना होता है हमारा 12,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और कंफ्यूजन भी वो ऐड ऑन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो ये 6 है या -6 है, इसको राइट हैंड साइड पर ही लिखा रहने देंगे। तो आपको उसकी वैल्यू 6 नहीं लेनी, आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सबसे पहले अपनी सारी वैल्यूज़ को कहाँ शिफ्ट करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके बाद आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। ठीक है। अब आपको m और n की वैल्यूज़ चाहिए ना, तो बस आ गई। एक बार आप इस m/-12 को जो है इसके इक्वल रख लीजिए, -6/12, और इधर से आप इस वाली वैल्यू को 4/n को किसके इक्वल रख दीजिए, -6/12। ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका किन दो इक्वेशंस को इक्वल पुट करके आपका आंसर आ सकता है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास mn बन जाएगा, वैल्यू निकलेगी ही नहीं। मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, जिससे कि मेरी m की वैल्यू इजीली निकल सके। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके आता है आंसर, या फर्स्ट और थर्ड को, या सेकंड और थर्ड को, किस रेशियो को इक्वल करें। राइट। अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया 1, ये माइनस साइन इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 6 हो गई। इसी तरह से यहाँ से कैंसिलेशन कर दीजिए, 6 2 12 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, देखो यहाँ से क्या बच गया, 4/n = -1/2। अब अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, और n को 1 से किया तो माइनस का n की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -8। ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है m = 6 एंड n = -8। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट कौन सा लेना है, x का कोफिशिएंट कौन सा होता है, a1, और y का कोफिशिएंट कौन सा होता है, b1, और जो c1 होता है वो भी सारी वैल्यूज हमारी किधर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। डन। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला है अ टीचर आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमने कंप्लीट करनी है जिसमें उन्होंने क्या बोला है, अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स के नेचर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, राइट। Then if q² - 4pr is greater than 0, then the roots of the quadratic equation will be, रूट्स क्या होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इस तरह से, और उसके अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, हमारे रियल होते हैं, राइट, रियल रूट्स होते हैं। तो वही चीज़ अब इन्होंने यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। अब इन्होंने ABC की जगह पर ना PQR ले लिया, बाकी हमारा सेम वही है, q² - 4pr। B की वैल्यू क्या है Q, A की वैल्यू क्या है P, और C की वैल्यू कितनी है हमारी R है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था रूट्स के नेचर के बारे में, कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन 0 में कैसा हमने पढ़ा हुआ है कि रूट्स हमारे रियल होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि रूट्स होंगे और वो दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे वो कभी भी। तो हमने आंसर क्या बोला, उन्होंने दैट जैन ने बोला कि इसके जो रूट्स होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। विपुल ने बोला कि पॉजिटिव होंगे लेकिन PQR अगर पॉजिटिव है। सुमन ने बोला नेगेटिव होंगे अगर PQR पॉजिटिव। हम कैसे पता लगाएं कि क्या कौन सही बोल रहा है कौन नहीं सही बोल रहा। तो देखो अब हमारे पास क्या होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d इज डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है फॉर्मूला। b की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर b है हमारे पास q, -q + -√d डिवाइड बाई 2a। a कितना है हमारा, a है हमारा p। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि p, q और r ये तो हमारे पॉजिटिव ही होंगे हमेशा, और डिटर्मिनेंट भी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब सपोज करो कि b की वैल्यू हमारी -2 है और d जो है ना हमारा प्लस में, पॉजिटिव में आंसर आना है। मतलब कि मान लीजिए कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी 3i, इसको सॉल्व करके डिवाइड बाय 2a, और a को भी कुछ भी मान, p को भी कुछ भी मान लीजिए, p है सपोज हमारा 1, राइट। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, एक बार वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 3 डिवाइड बाय 2, और एक बार वैल्यू कितनी आएगी, -2 - 3 डिवाइड बाय 2। मतलब एक बार आंसर प्लस में आएगा, एक बार आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब एक रूट हमारा प्लस होगा और एक रूट हमारा माइनस होगा।
ठीक है। तो यानी कि ये तो कभी भी फिक्स नहीं है कि ये भी गलत हो गया, इसने बोला कि रूट्स हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसने बोला कि पॉजिटिव होंगे अगर पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पी क्यू आर की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली तो एक रूट पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह से नेगेटिव होगी बोल रहे हैं ये भी स्टेटमेंट गलत है कि अगर पी क्यू आर की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है तो एक बार रूट पॉजिटिव आएगा और एक बार रूट हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ट्राई हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट O4 -4,3। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता है कैसे होते हैं, जिनका सेंटर कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ द रेशियो ऑफ आउटर सर्कल। एरिया की बात करिए, एरिया के रेशियो की, राइट। तो आप ना सिंपली सबसे पहले तो आप यही चीज़ें सॉल्व कर लीजिए कि किसकी रेशियो बोली है उन्होंने, इनर टू आउटर की, मतलब इनर सर्कल के एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि जो इनर वाला है उसकी रेडियस हमारी R1 है और आउटर वाले रेडियस की हमारी, आउटर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी R2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², इसका भी πr² हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या बोला है उन्होंने, रेशियो कितनी है, 1/9। 1/9 इज इक्वल टू R1² डिवाइड बाई R2²। तो क्या आ गया यहाँ से, R1/R2 कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल का स्क्वायर है, मतलब ये कंप्लीट का स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। दिस इज इक्वल टू R1/R2 का कंप्लीट का स्क्वायर। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, R1/R2 जो है वो आ गया हमारा 1:3। इस 1:3 का क्या मतलब है कहने का, देखो अगर सपोज करो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है OA और ये कोऑर्डिनेट कितना है हमारा B है, राइट। OA क्या है हमारी रेडियस R1 और R2 कितना है हमारा, R2 कितना है हमारा ये पूरा, दोनों की रेशियो कितनी आई है 1:3। मतलब 1 जो है वो ये वाला पार्ट है OA और 3 कौन सा पार्ट है, पूरा पार्ट R2, 3, ठीक है। लेकिन हम जब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम किसका लेते हैं, रेशियो OA/AB का। तो मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, क्योंकि पूरा 3 है, इतना 1 है, तो 3 - 1 कितना बच गया हमारा, 2 पार्ट बच गया। अब आगे आपका सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट, सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट आप कैसे लगा सकते हैं, O का कोऑर्डिनेट क्या है -4,3 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं आपको 3,5। सेक्शन फार्मूला लगाइए, अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। देखो आपको ना क्वेश्चंस देख के डरना नहीं, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस देख के ना स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि इसमें हम क्या यूज़ करें कि सर्कल्स भी आ गए, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। आपको स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। कभी भी एक गो में आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसको देख के माइंड में ये सेट नहीं कर लेना कि हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अपना मोटिव ये रखना है कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही, राइट। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते गए, एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ आउटर सर्कल, तो मैंने बस उतना ही काम किया, राइट। इनर और आउटर सर्कल का एरिया दिया था, वहाँ से मैंने रेशियो निकाली रेडियस की रेशियो निकाल के इसको हमने जब स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ किया, फिर हमने दिमाग लगाया कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशियो भी आ गई है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, सोनाली स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ 7 मीटर वाइड रोड। सोनाली रोड के एक साइड पर खड़ी है, 7 मीटर की रोड है ये, ठीक है। ये यहाँ पर है सोनाली और यहाँ से वो 7 मीटर की वाइड रोड की एक साइड पर खड़ी है। शी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस D बिटवीन द 2 लाइट पोल्स। ये लाइट पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना हमारा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, D है। ऑन द अदर साइड्स ऑफ द रोड, दूसरी साइड पर रोड के, मतलब ये वाली जो साइड है, सोनाली यहाँ पर है, रोड के दूसरी साइड पर 2 पोल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहती है विदाउट क्रॉसिंग द रोड को क्रॉस किए बिना। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, जैसे ये एक ट्राइंगल है PQ और ये है हमारा सपोज RST, दो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं हमारे, राइट। इसी तरह से जो ये वाला एंगल है एंगल T, ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। देखो मैंने कौन से 2 ट्राइंगल्स लिए, एक तो मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, कौन सा है छोटा ट्राइंगल, RST, ये वाला छोटा ट्राइंगल। एक हमने लिया ये बड़ा ट्राइंगल PQT और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, PQR,
टी, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ट्राइंगल्स की सिमिलर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये वाले दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ये वाला एंगल हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, कैसे सिखाई थी मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी, कि पहली दो साइड्स इसकी और पहली दो साइड्स इसकी, मीन्स आर एस बाई पी क्यू। ऐसे ही सेकंड और थर्ड इसकी एस टी डिवाइड बाय सेकंड और थर्ड इसकी, मीन्स इज इक्वल टू क्यू टी। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड इसकी और फर्स्ट और थर्ड इसकी, मीन्स आर टी बाई पी टी। ठीक है, डन। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ। देखो आर एस कितना दिया हुआ है हमें, आर एस दिया हुआ है उन्होंने हमें स्मॉल आर, ठीक है, डिवाइड बाय पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू है हमारे पास डी, इज इक्वल टू एस टी हमें नहीं पता, ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसे ही क्यू टी भी हमें नहीं पता, तो यानी कि हम इस रेशियो से कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू आर टी कितना है हमारे पास, आर टी है ये छोटे वाला डिस्टेंस, मीन्स इज इक्वल टू पी, और पी टी है ये पूरा डिस्टेंस अगर ध्यान से देखोगे तो कितना है, ये 7 ये है, ठीक है, 7 ये और P ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा P प्लस 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों को, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू D की। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R इंटू पी प्लस 7 इज इक्वल टू D इंटू पी। अब ये P इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाकर के क्या हो गया हमारे पास, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय स्मॉल p। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डिस्टेंस की। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। मतलब कि अगर दो पोल्स की इस तरह से बात हो रही है तो आपको फिगर देख के समझना पड़ेगा कि ये फिगर में क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, शोन बिलो आर द टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, सच दैट लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज नोन, दो साइड्स की हमें लेंथ बताई हुई है, राइट। विच कंडीशन शोज ट्राइंगल के एल एम इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सी कंडीशन बताएगी कि ट्राइंगल के एल एम जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। देखो अगर हमें इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, इस फिगर से हमें ये तो पता चल रहा है कि दोनों साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो ये 4/8 है रेशियो, और इधर से इसकी रेशियो कितनी है हमारी 3/6, तो 4 1 4 4 2 साइड रेशियो तो हमारी इक्वल है, ये चीज़ तो हमें पता चल रही है। देन अब उन्होंने क्या बोला कि अगर एंगल जो है वो KLM मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी क्यू आर के इक्वल, राइट। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि KM इस साइड की और इस साइड की जो रेशियो है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इन दोनों साइड्स की हमें रेशियो पता चल जाए, या तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, या फिर अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं सिमिलर। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके बताएगी दोनों में से, या तो सिर्फ आपको फर्स्ट कंडीशन पता चल जाए, या सिर्फ सेकेंड, या फिर फर्स्ट या सेकेंड। देखो दो साइड्स की रेशियो तो हमें पता ही है कि इक्वल है, ठीक है। अगर हमें थर्ड साइड की रेशियो भी पता चल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर अगर हमें ये भी पता चल जाए सिर्फ इतनी सी चीज़ कि ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से अगर हमें कोई भी एक चीज़ पता चल जाए, कौन सी, या तो इनके दोनों साइड्स की रेशियो या फिर ये वाले दोनों एंगल्स, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। मीन्स या तो हमें आइदर 1 और आइदर 2, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर पी। ध्यान देना इस चीज को कि क्या बोला है उन्होंने, सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर पी। मतलब हमें इस चीज से कुछ ना कुछ जरूर करना है। क्या है सेंटर, क्या है हमारा सेंटर है हमारा पी, राइट। किसकी बात हो रही है, सर्कल की। अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये देखो ये एक आर्क लगी हुई है, राइट, तो कुछ सर्कल हमारा कुछ इस टाइप से रहा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से सर्कल बना होगा हमारा। तो यानी कि जो ये इसकी ये जो रेडियस है, ये 6 है, ये क्या हो गई इस सर्कल की रेडियस हो गई। रेडियस मतलब कितनी हो गई, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई पूरी। इसको कुछ भी एक पॉइंट को नाम दे देते हैं। सपोज हमारे पास जैसे ये P है, ये E है, ये Q है, इसको हमने सपोज नाम दे दिया R नाम दे दिया, राइट। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट D हो गया और ये पॉइंट हमारा E पॉइंट हो गया। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रहा है छोटे वाला, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है बड़े वाला,
राइट। वही चीज़ यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया। और ये वाला एंगल जो है ये छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये हमारा बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो दोनों ट्राइंगल्स एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो कौन से एंगल्स इक्वल आए हैं, देखो P एक पहले में और P ही दूसरे में। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल था दोनों का, D और E। तो नाम भी लिखते हुए कैसे लिखेंगे, D और E, ठीक है। और तीसरा नाम क्या बचा इसका, यहाँ पर बचा हमारा नाम E और यहाँ पर हमारा नाम क्या बचा, Q। इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं क्योंकि E पॉइंट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो नाम क्या दे देते हैं इस पॉइंट को, F नाम दे देते हैं। तो PF Q के सिमिलर हो गया, राइट। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, आपको नाम लिखने आते हैं, PD डिवाइड बाय PF इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय FQ इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड क्या है PE, और यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट क्या है P और थर्ड क्या है हमारे Q, राइट। तो पुट करते जाइए, PD आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, डिवाइड बाय PF कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास 4, दिस इज इक्वल टू DE कितना डिस्टेंस है, ये हमारा DE डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमें FQ डिस्टेंस भी नहीं पता तो इस वाली रेशियो को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास PE हमें निकालना है, तो यहाँ पे PE निकालना पुट कर दिया, डिवाइड बाय PQ कितना है हमारे पास, PQ देखो PQ भी क्या बन रही है, एक रेडियस बन रही है, ये सर्कल बनाया ना मैंने, ये रेडियस बन रही है सर्कल की, तो यानी कि ये भी कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 3 3 9, 9/2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, PE की, ठीक है। 9/2 कितना होता है हमारे पास, 9/2 होता है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, तो PE कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो उन्होंने क्या बोला है, अ सर्कल इज ड्रॉन, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल, 2 पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए हैं सर्कल के आउटसाइड में, सच दैट ओनली 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल यूजिंग दीज 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके टोटल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 टेंजेंट्स। तो देखो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, उन्होंने पूछा है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, राइट। अगर देखो एक पॉइंट तो मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट से तो मैंने एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी। अब एक पॉइंट अगर मैं यहाँ कहीं पर लूँगी तो मेरे पास क्या होगा, इससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगी और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगी, तो टोटल 4 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, टोटल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, 3 टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि देखो सर्कल के आउटसाइड में मैं ये पॉइंट कहीं और तो ले नहीं सकती, क्योंकि जहाँ कहीं भी लूँगी वहाँ पर ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या बना देगा, 4 टेंजेंट्स बना देगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट को एक पॉइंट जो है ऐसी जगह पर लेना पड़ेगा कि एक टेंजेंट उससे ख़त्म हो जाए। मतलब इसी टेंजेंट के ऊपर अगर मैंने एक और पॉइंट ले लिया तो एक टेंजेंट तो यही हो गई और इस पॉइंट से एक और टेंजेंट हमारी ये हो गई, तो टोटल कितनी टेंजेंट्स हो गई, 3 टेंजेंट्स हो गई। तो वही चीज़ अब उन्होंने क्या पूछा है, ऑल द 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, क्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट से बनी है। एक ही पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये दोनों अलग अलग पॉइंट से बनी है तीनों, ये तो बिल्कुल गलत है। देन बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, तो दो पॉइंट जो है वो एक टेंजेंट पर लाई कर रहे हैं, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देन द टेंजेंट्स इन द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल, नहीं टेंजेंट और सर्कल में तो कभी भी कॉमन पॉइंट हमारा होगा ही नहीं, तो टेंजेंट और सर्कल में तो हमारे 2 कॉमन पॉइंट्स नहीं है। देन सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है क्योंकि सिचुएशन तो हमारी बन रही है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट से टोटल 4 टेंजेंट्स बन सकती हैं, लेकिन हमने क्या किया, पॉइंट को ऐसी जगह पर लिया कि जिससे एक टेंजेंट हमारी खत्म हो जाए, उसी टेंजेंट के ऊपर ही एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है, डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। शोन बिलो द सर्कल विद 3 टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट हमारी ये है, टोटल 3 टेंजेंट्स है, राइट। विद के क्यू एक टेंजेंट है, के पी दूसरी टेंजेंट है और एल एम हमारी तीसरी टेंजेंट है, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया है, क्यू एल कितना दिया है हमें, 2 सेंटीमीटर। देखो क्यू एल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, 2 सेंटीमीटर है, तो एल पॉइंट से ये जो दूसरी टेंजेंट ड्रॉ होगी एल एन, वो भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, के एल कितना दिया है हमें, ये के एल हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको 6 नहीं बनाना, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है सर्कल पर, ये सर्कल को टच नहीं कर रही, ठीक है। ये क्या थी, एल से जो ये और ये दोनों सर्कल को टच करी थी, इसलिए ये दोनों इक्वल थी, लेकिन ये दोनों हमारी टेंजेंट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
क्या बोला है उन्होंने, पीएम की वैल्यू दी है, पीएम इज इक्वल टू 1/2 KL, और KL कितना है हमारे पास 6, तो पीएम कितना हो गया, ये पीएम कितना हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर ये पीएम 3 सेंटीमीटर है तो एम पॉइंट से ये टेंजेंट हो रही है और एम पॉइंट से ही ये वाली टेंजेंट हो रही है, तो एमएन भी कितनी हो गई, एमएन हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। सो इसके बाद अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये टोटल अब कि ये इस पॉइंट से भी हमारे पास टेंजेंट हो रही है, के क्यू भी एक टेंजेंट है और के पी भी एक टेंजेंट है, तो इनकी दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। ये टोटल कितनी है, 6 + 2 कितनी है, टोटल 8 है। अगर ये टोटल 8 है तो ये वाली भी टोटल 8 होगी, राइट। 8 में से 3 ये है तो ये कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, राइट। अब इस ट्राइंगल को ना एक बार अलग से बना लेते हैं। अलग से अगर इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो ये के पॉइंट है, ये एल पॉइंट है और ये हमारा एम पॉइंट है। हमारे पास एल एम कितना हो गया, एल एम हो गया हमारे पास टोटल 5 सेंटीमीटर, और ये एम के कितना हो गया, ये हो गया 5, और ये एल के कितना है, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये एंगल है हमारा एल एम के, इसकी हमारी वैल्यू कितनी है। ये एंगल एल एम के की वैल्यू बतानी है हमने, एल एम के इस एंगल की हमको वैल्यू बतानी है, ये एंगल हमारा कितना होगा, राइट। अब ये वाला एंगल हमें डायग्राम में कितना बना के दिया होगा, 50 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 50 डिग्री हो गया, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है। मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने वाला एंगल अगर 50 है तो इस वाली साइड के सेम साइड के सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एंगल जब निकालना है तो तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम 50 + 50 प्लस एंगल एल एम के किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो एंगल एल एम के किसके इक्वल हो गया, 50 + 50 100, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल आंसर 80 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने कि जो लाइंस हैं ए बी और पी क्यू, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन सी हैं, ये ए बी और ये पी क्यू, ठीक है। एक चीज़ कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और दूसरा आपको फिगर से देख के क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, ओ ए बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, दूसरा बड़े वाला ओ पी क्यू, ठीक है। तो इन दोनों को आपको देख के क्या पता चल रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, जब लाइंस पैरेलल दी होती हैं, ट्राइंगल्स की बात की होती है, तो कहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमें दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं इन कंडीशंस को यूज़ करके। कैसे सिमिलर हो जाते हैं, कोई ना कोई एंगल्स हम इक्वल प्रूव करते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखो ओ ए बी, इसके अंदर ये वाला एंगल हमारा कॉमन है, ठीक है, एंगल ओ दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ कि जो बी और क्यू एंगल है हमारे, ये भी हमारे दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस, देखो ये वाली दोनों लाइंस इस तरह से पैरेलल हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये एंगल ए बन रहा है और एक तरफ एंगल हमारा पी बन रहा है, तो ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो गए हमारे पास, सिमिलर प्रूव हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी, मीन्स ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड साइड, और इधर से भी फर्स्ट और थर्ड साइड, मीन्स ओ बी अपॉन ओ क्यू, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं पता था, समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, हमने एक लाइन से अपना यहाँ तक का रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला है, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, मतलब जो ये मेजरमेंट्स दी है ना, ए पी की वैल्यू वाई दी है, ओ ए की वैल्यू बी दी है, ये सारी किस में है, सेंटीमीटर्स में, राइट। देन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखो कॉस थीटा किसका कॉन्सेप्ट आ गया, थीटा कॉस थीटा किसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा आपने, ट्रिगोनोमेट्री में। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो एक और ट्रिक इन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ की है, थीटा अब हमारे पास ये है, ठीक है। अगर थीटा ये है तो बेस क्या होगा, ये वाली साइड होगी बेस हमारी, मींस यानी कि बेस कितना हो गया हमारे पास, बेस कितना है हमारे पास, z डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 के सामने वाली साइड, मींस ये वाली साइड। देखो ये b है और ये y है, तो टोटल साइड कितनी हो गई हमारी, टोटल हो गई हमारी b + y, ठीक है। अब उसने हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, वैसे तो हमारा ये सीधे सीधे आंसर आ सकता था, लेकिन ये आंसर हमारे पास ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हम अपना इस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर दोबारा बढ़ के देखते हैं कि यहाँ से हम अपने ऑप्शंस का कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखते हैं,
अब देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए कितना है हमारा, ओ ए आपको दिख रहा है कितना है बी, डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी कितना दिख रहा है आपको, ये पूरा मीन्स बी प्लस वाई, तो बी अपॉन बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास ये सी, डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी क्यू कितना है, ये पी क्यू है हमारा, पी क्यू कितना है हमारा जेड इज इक्वल टू, अब ये तीसरी वाली लेते हैं ओ बी, ओ बी कितनी है हमारे पास, ओ बी है हमारे पास ए, डिवाइडेड बाय ओ क्यू कितनी दिख रही है आपको, ये टोटल ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस एक्स, राइट। अब देखो, अब अगर मैं ये वाली फर्स्ट दो रेशियोज़ को कंपेयर करूं, मींस इन दोनों रेशियोज़ को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, बी जेड इज इक्वल टू सी इंटू बी प्लस वाई, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखो कुछ कुछ सिमिलर बन रहा है ये रिजल्ट, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बी प्लस वाई, जेड अपॉन बी प्लस वाई चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ये बी प्लस वाई इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, जेड अपॉन बी प्लस वाई, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इधर न्यूमिनेटर में, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जा करके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो z अपॉन बी प्लस वाई की वैल्यू किसकी आ गई, c बाय बी की, और ये वैल्यू किसकी थी, z अपॉन बी प्लस वाई किसकी थी, कॉस थीटा की, तो हमारे पास यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया, c बाय बी। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन को एक ही साइड में पढ़ के डिसाइड कर लेंगे ना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो आपसे नहीं निकलेगा, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप उठाना है और रिमाइंड करना है आपने कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बस उस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आप रिमाइंड कर लेंगे तो आप लॉजिक निकाल पाएंगे कि किस लॉजिक पे ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका आसान क्वेश्चन है, राइट, नॉर्मल क्वेश्चन है ये आपका। क्या बोला है इन्होंने, साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट ट्राइंगल इज 4/5। जो साइन की वैल्यू है ना, मीन साइन थीटा कितना दिया हुआ है आपको, 4/5। ठीक है, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 5। देन विच ऑफ दीज कुड बी द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इनमें से कौन सी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। देखो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दो साइड तो पता चल गई, तीसरी साइड निकालनी है, बेस निकालना है, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितनी है 5, परपेंडिकुलर कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 इस लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ अब आपको दिख रहा है कि आपके पास आंसर कितना आया 4, एक साइड 4 आ गई, दूसरी साइड 5 आ गई और तीसरी साइड हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब देखो ना 4, 5 और इनका तो कोई भी पेयर है नहीं, तो अब हम करें क्या, अब हम देखते हैं कि क्या इनके मल्टीपल पड़े हुए हैं हमारे पास रेशियो में। क्योंकि देखो अगर मैंने लिखा है 4/5, 4/5 दिया ना वैल्यू इन्होंने, 4/5 किसके इक्वल हो सकती है, 8/10 भी हो सकता है, ये साइड हमारी 8 हो और दूसरी 10 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने कैंसिल करके हमें आंसर दे दिया, मतलब इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जैसे 4 के हो गया या ये 5 के हो गई और ये हमारे पास 3 के हो गई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही आंसर होंगी, इनके मल्टीपल्स की भी तो रेशियो इक्वल हो सकती है ये दोनों रेशियोज। तो बस थोड़ा सा यहीं पर इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है कि यहाँ पे अब 4k है तो k की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यही साइड्स आ जाएंगी, ये तो हमारे पास आंसर है नहीं। अब नेक्स्ट पुट करके देखते हैं, k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 4 2s का कितना हो जाएगा ये 8, ये वाली साइड कितनी बन जाएगी 5 2s का 10 और ये वाली साइड कितनी बन जाएगी 3 2s का 6। तो फिर से चेक करो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 6 8 और 10 तीनों साइड्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल दिया था, हो सकता है कुछ वो ऐसा भी कर देते कि आपको जो है रेशियो में लेना पड़ता, मतलब सेम नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ता, जैसे 5/k और यहाँ पे आपके पास 3/k, इस तरह से भी आंसर दे सकते थे कि k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2 है एक साइड हमारी 2.5 है और एक साइड हमारी कितनी है 1.5। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो इक्वल ही रहने वाली है ना, सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है उन्होंने, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो है उन्होंने मार्क्स रिकॉर्ड किए, आपने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड
टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80 मार्क्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों है इंपॉर्टेंट लाइन, आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर दिस रेंज आर इक्वल, इससे पहले की रेंज में और इससे बाद की रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल है। देखो सपोज करो 70 to 80 की रेंज है हमारी, ठीक है। इस रेंज में सपोज हमारे पास x स्टूडेंट्स हैं, राइट। और इससे पहले की जो रेंज है, इससे पहले की रेंज और इससे बाद की जितनी भी रेंज है, इन सब में इस तरह का आपका डेटा बनेगा। ये डेटा इन्होंने हमें दिया नहीं, बट हम खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बाद का जो डेटा होगा उसमें इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ये क्या है हमारे पास मार्क्स, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। 70 to 80 की रेंज में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये चीज़ हमारी काम आएगी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डेटा, मोड क्या होगा, तो मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं सबसे पहले। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है जी। ये मोड का फार्मूला होता है। हमें मतलब नहीं है उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हैं या नहीं दी, हम बस स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होता है, ये L, F1, F0 ये सब आप कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। आप उस रो को हाईलाइट करते हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। इसमें जब आपको नंबर्स दिए होते थे तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते थे इस कॉलम में। तो अब उन्होंने आपको स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि जो वो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस रेंज में है, 70 to 80 की रेंज में। तो मतलब ये वाली हमारी मेन रो हो गई, ठीक है, जिस रो से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो L क्या होता है, ये लोअर वाली वैल्यू। तो यहाँ पर L की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 70 प्लस ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारी F1, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमारी F0, और इससे नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, F2 होती है। सारी पुट कर दीजिए वैल्यूज़। F1 कितना है, F1 है हमारे पास x, माइनस F0 कितना है, F0 है हमारे पास y, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1। F1 कितना है, F1 है हमारे पास फिर से x, माइनस F0, F0 कितना है, y है। देन माइनस F2 कितना है, F2 भी हमारे पास कितना है, y है, मल्टीप्लाई बाय h, और h कितना है, 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये 10, राइट। तो बस सॉल्व करिए इसको, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस y, और y को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइनस सेम साइन है तो वैल्यूज प्लस होती हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2y इंटू 10, राइट। सो 70 प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से अब आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया, x माइनस वाई बच गया। एंड सो सिंपल करने के लिए इसको x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। देन 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 5 बन रहा है, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर दूँ अगर, तो 70 प्लस यहाँ पर ये कितना बन गया, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 70 प्लस 5 कितना बन गया हमारे पास, 75 मार्क्स, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैलकुलेशंस करते हुए गलती नहीं करनी, इस 5 को स्किप नहीं करना, वरना आप अपना आंसर 70 मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। जो भी है हमारे कैलकुलेशन पार्ट सारा इंक्लूड करके चलना, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद द सेंटर O। देखो ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। पहली चीज तो उन्होंने क्या बोली है, यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो कितने सेंटीमीटर की होंगी, 1 यूनिट की होंगी, ठीक है। सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, मीन्स वो 1 यूनिट की सारी साइड्स होंगी, राइट। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोली है उन्होंने, सर्कुलर सेक्टर विद द सेंटर O। जो ये O है, ये O क्या है, इसका हमारा सेंटर है, ठीक है। तो O अगर सेंटर है और यहाँ से अगर मैं देखूँ जो OT बन रही है, ये OT क्या बन रही है हमारी, इसका डायगोनल भी बन रही है और इसका सर्कल का हमारा क्या बन रही है, रेडियस भी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे रेडियस निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसकी ये रेडियस निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 2। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, √2। मतलब जो इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस कह लो या फिर इसका स्क्वायर का डायगोनल, वो कितना आ गया हमारे पास, √2, ठीक है। यहाँ से इतना पता चल गया। आगे पढ़ते हैं, क्या पूछा उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर POQ। अब उसने बोला है कि एरिया निकालना है सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, θ/360 इंटू πr²। यही चीज़ होती है,
ठीक है, तो सेक्टर का एरिया, रेडियस आ गई हमारे पास, रेडियस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, थीटा नहीं है। और थीटा कौन सा होता है, जो सेंटर पर एंगल बनता है, ये वाला पूरा, ये थीटा होता है हमारा। आपको पता है सेक्टर का जब एरिया निकालते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, थीटा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एरिया सेक्टर का निकालने के लिए थीटा चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास। एरिया ऑफ द स्क्वायर ROST, अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया पता चल जाए ROST का, तो क्या हम ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यानी कि ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड, रेडियस ऑफ द सेक्टर POQ, अगर इस सेक्टर POQ की रेडियस पता चल जाए, रेडियस तो हमने वैसे ही निकाल ली है तो हमें रेडियस की भी जरूरत नहीं, हमारे पास मिसिंग टर्म क्या है, थीटा मिसिंग है। ठीक है, आर्क लेंथ PQ, आर्क लेंथ PQ। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आर्क लेंथ निकालने का क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। अगर आपको ये आर्क लेंथ पता चल जाए, कुछ भी वैल्यू हो, मान लो इसकी वैल्यू उन्होंने 22 दे दी, इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2π, पाई भी आपको पता है 22/7 होता है, और रेडियस आप यहाँ से निकाल चुके हो, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो थीटा की वैल्यू आप अपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो यानी कि आपको क्या चाहिए, आर्क लेंथ चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट थी, बिना थीटा के क्या आप इसका सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, नहीं, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फिबोनिका सीरीज इज अ पैटर्न ऑफ द नंबर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर्स। देखो फिबोनिका सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, 0 + 1 करेंगे तो 1, 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 + 1 करेंगे तो 3, देन 3 + 2 करेंगे तो 5, देन 5 + 3 करेंगे तो 8, मतलब पिछले दो नंबर्स को ऐड ऑन करके हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद बोला उन्होंने इन द फिगर द टर्म्स रिप्रेजेंट्स द साइड लेंस ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर है ना ये, इसकी जो है ये साइड लेंस बता रही है। देन हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, शेडेड सेक्टर कौन सा है, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको अपने PDF में देखोगे डाउनलोड करके, वहाँ पे आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि जो ये वाला पार्ट है शेडेड पार्ट, ये हमारा क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये सर्कल है ये कंप्लीट कहाँ होगा, ऐसे करके ये कंप्लीट होगा ना यहाँ पे, राइट। तो पूरे सर्कल का क्या है, ये 1/4 पार्ट। हमें इसका एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। हमें किसका निकालना है, 1/4 पार्ट का, तो 1/4 कर दिया। आपके पास अब मेन मोटिव क्या रह गया कि अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, खत्म क्वेश्चन। तो रेडियस देखो, ये पूरी रेडियस है हमारी। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ये इतनी वैल्यू है ये कितनी है हमारी, 5 है। लाइंस पे काउंट करोगे तो भी 1 2 3 4 और 5 यूनिट्स ये हो गई। देन जो ये छोटे वाला पार्ट है ये कितनी है, 1 2 और 3, 5 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 5 + 3 कितनी हो गई, 8 का स्क्वायर। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 1/4 इंटू पाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 को जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी उन्होंने आंसर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखो सिंपल ही है क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शोन बिलो इज अ सॉलिड मेड अप बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर है और इसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया। देन उन्होंने बात करी है कुछ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस जो इसका ये जो बेस है, ये जो बेस है सर्कुलर बेस, इसका एरिया, 3 एरियाज ऐड ऑन होंगे। कर्व सरफेस एरिया क्यों बात करें हम, क्योंकि हम सिर्फ बाहर की बात करें, अंदर का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πrh प्लस इसी तरह से जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर यहाँ पर ना इन्होंने आपको पेपर में डॉटेड बनाकर दिया हुआ है। डॉटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वो पार्ट नहीं है, मिसिंग है। तो अगर मिसिंग है मतलब अंदर का पार्ट नहीं है, तो यानी कि कर्व सरफेस स्फीयर का भी क्या लेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस, अब ये तो हमने इसके साथ स्फीयर के साथ आ गया, बट ये बेस एरिया तो बच गया ना हमारा, और ये बेस एरिया कितना होगा, सर्कल का बेस एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इस सॉलिड का। आगे बढ़ते क्या बोला है उन्होंने, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यही होता है।
उन्होंने क्या बोला है, विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड की रेडियस का क्या है, वो ट्वाइस है। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, इस कैपिटल आर की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। बस आपका क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, सिंप्लीफाई करना है आपने इस वैल्यू को। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बस यहाँ पर आप गलती मत करना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 4 16 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई को आपको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पाई है आपका वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, ये जो 3 पाई आर स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाकर के 16 में से माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास, 13 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हाइट पूछी है उन्होंने हमसे किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड 13/2 इंटू आर, मीन्स ये कितना आ गया 6.5 आर। हाइट कितनी आ गई, 6.5 आर। ठीक है, आसान था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और फॉर्मूला समझने की जरूरत है बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है हमने क्या होगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कॉस थीटा। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया हमने, राइट। इसी तरह से कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा, इसकी एक पावर इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, सिंपल 1 बाय कॉस थीटा, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं जिसमें उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यूज पूछी हुई है। ठीक है, सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन है। मीडियन हाइट ऑफ द प्लांट्स आपको गिवन है, नंबर हाइट ऑफ प्लांट्स, ये हाइट है प्लांट्स की, और कितने प्लांट्स हैं इस हाइट के 0 to 20 के बीच, 2x, इस हाइट में 4, इस हाइट में, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने मीडियन की बात करी तो हम फॉर्मूला में किसका यूज़ करेंगे, मीडियन का यूज़ करेंगे, राइट। तो मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं अपना CF फाइंड आउट करते हैं। तो CF फाइंड आउट कर लेते हैं। इस यहाँ पर क्या होगा, 2x ही रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2x + 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 2x + 4x कितना हो गया, 6x + 4। अब 6x + 4 कितना हो जाएगा, 6x + 12, 8 + 4 12 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो गया, 6x + 16। ठीक है, 4 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6x + 16, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, मीडियन कितना दिया है, 55। अब वो किस रेंज में हमारा है, हमारे पास 55 वैल्यू किस रेंज में आ रही है, 40 to 60 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकल जाएंगी। अब L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा 40 + n/2। n/2 एक बार अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। n/2 कितना बनेगा, देखो n क्या होता है, ये टोटल, ठीक है, जो CF का टोटल आता है वही हमारा n भी होता है। तो कितना है, 6x + 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, 3x + 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8। तो इस कंप्लीट n/2 की जगह पे हम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 3x + 8 माइनस CF। CF क्या होता है, इससे पहली वाली वैल्यू, वो क्या है हमारी 2x + 4, राइट। देन डिवाइडेड बाय f। f कितना है हमारे पास, f होती है हमारे पास ये वाली वैल्यू, मीन्स f कितना हो गया, 4x इंटू हाइट कितनी है, हाइट देख लो, 60 - 40 कितना होता है, 20। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो यहीं पर ही। और ये मीडियन, ये किसके इक्वल दिया है हमें, मीडियन किसके बराबर दिया है, 55 के। ठीक है, अब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करते हैं। ये 40 इस तरह आकर के 55 में से माइनस हो जाएगा, मीन्स 55 - 40 इज इक्वल टू, जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स -2x - 4 डिवाइड बाई x इंटू 5। साइन चेंज होंगे ना जब माइनस साइन की ब्रैकेट खुलेगी तो, ठीक। तो 55 में से 40 माइनस किया तो कितना आया, 15। 15 इज इक्वल टू 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, देन 8 में से 4 माइनस किया देन x डिवाइड बाय x इंटू 5। यहाँ से फिर से वही 5 से 3 कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद आपके पास जो है सिंपल एक बन गई, दैट 3 इज इक्वल टू, ये 3 इज इक्वल टू x + 4 डिवाइडेड बाय
x बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, ये x इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लायर है, नीचे आकर के डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4/2, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन। क्या बोला है उन्होंने, अ बॉल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। ठीक है, 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। रोही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल, कौन सा मार्बल पिक कर रही है वो, रेड मार्बल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कुड शी मेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वाज बिफोर। वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है वो, कि रेड मार्बल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी अभी कितनी है, रेड मार्बल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, अगर उसको रेड मार्बल पिक करना हो तो 3/5 टोटल करते हैं, 3 रेड मार्बल्स हैं और टोटल कितने हैं 5 मार्बल्स, 3/5। अब वो कह रहा है कि उसको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा आनी चाहिए, 3/5 से ज़्यादा आनी चाहिए, राइट। तो कैसे आ सकती है 3/5 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, वो क्या करे कि प्रोबेबिलिटी इस 3/5 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, एडिंग अ रेड मार्बल, अगर एक और रेड मार्बल ऐड ऑन कर दे तो नई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल रेड मार्बल्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 3 रेड मार्बल्स थे और 2 हमारे ब्लू थे, एक और ऐड ऑन कर दिया तो 4 हो गए, तो 4 + 2 टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल मार्बल्स हो जाएंगे 6, मीन्स 2 2 4 और 2 3 6, तो 2/3 हो गई। ठीक है, अब देखो 3/5 कितना होता है 0.6 और 2/3 कितना होता है हमारे 0.6666 समथिंग। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, बढ़ गई प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि हमारे पास ये हो सकता है, फर्स्ट केस हमारा बन सकता है, राइट। सेकेंड देखते हैं, रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, अगर वो एक ब्लू मार्बल को रिमूव कर दें, यानी कि अब उन्होंने क्या किया, रेड मार्बल तो 3 ही रहने दिए, लेकिन एक ब्लू मार्बल को रिमूव कर दिया तो ब्लू मार्बल कितने बच गए, 1 बच गया। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी अगर ब्लू मार्बल को निकालते हैं तो रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। 4 क्यों लिया, क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने रह गए 3 + 1 4 रह गए, तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ जाएगा 3/4, अगर आप करोगे तो ये बनेगा 0.75। जी हाँ, इस केस में भी प्रोबेबिलिटी जो है पहले से इंक्रीज हो रही है। थर्ड पढ़ते हैं, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल, मतलब कि अब हमने क्या किया, एक रेड मार्बल ऐड कर दिया तो रेड मार्बल्स कितने हो गए 3 + 1 4, और एक ब्लू मार्बल भी अब ऐड कर दिया 2 + 1 कितने हो गए 3। अब थर्ड केस में जो रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 4/7। 4/7 कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 7 5 35, 0.5 समथिंग होगी, लेकिन वो तो हमारी इससे कम हो गई है, यानी कि इन दोनों में से अगर वो कोई एक काम करती है, दोनों काम फर्स्ट और सेकंड में से, तो ऑप्शन में देख लीजिए ओनली 1, सिर्फ एक से नहीं बढ़ेगी, दोनों में से अगर कोई भी काम कर ले तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन। एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि हमें एक एजर्शन दी है जिसको उन्होंने ए से डिनोट किया है, और हमारे पास एक रीजन होता है जिसको इन्होंने आर से डिनोट किया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है एजर्शन को भी और रीजन को भी, राइट। तो देखो क्या है, 2 इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो एजर्शन हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब रीजन को पढ़ते हैं। रीजन में क्या लिखा है उन्होंने, द स्क्वायर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर है कोई भी। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया √2। ठीक है, √2 मैंने एक इर्रेशनल नंबर ले लिया, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि √2 √3 √5 रूट के नंबर सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या है 2 आया, अब तो ये प्राइम नंबर आया। लेकिन अगर यही मैंने मान लो इसको मैंने ले लिया, इस नंबर को अगर मान लो मैंने ले लिया 10 ले लिया, √10 ले लिया, तो √10 का स्क्वायर कितना होगा, खाली 10 होगा। क्या 10 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, हमेशा होगा ही होगा, ऑलवेज अ प्राइम नंबर, जो कि हमारा गलत है, यानी कि हमारा सही क्या हो गया, A is true but R is false। तो ये क्या हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी हमारा असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें असर्शन क्या दी है, पढ़कर देखते हैं। द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2,3 एंड -2, -3। क्या बोला है इन्होंने, 2,3 से 2,3 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा 2,3, और x भी y है, x भी माइनस में है और y कोऑर्डिनेट भी माइनस में, तो ये कहाँ पर बनेगा, कहीं यहीं पर बनेगा, -2, -3।
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है दैट ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट, ओनली पॉइंट मतलब सिर्फ ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंट मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पर है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ ओरिजिन ही हो? नहीं, क्योंकि कोई और पॉइंट यहाँ पर भी पड़ा हो सकता है जो यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंट पर हो, कोई पॉइंट यहाँ पर भी पड़ा हुआ हो सकता है जो यहाँ और यहाँ से इक्वी डिस्टेंट पर हो, इक्वल डिस्टेंस हो जिस पॉइंट का इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, ठीक है। तो हमारा ये तो एजर्शन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोला उन्होंने, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास जब भी मिड पॉइंट निकालना होता है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें दो वैल्यूज दी हैं, एक्स की एक वैल्यू कितनी है 2, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को अगर हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। देखो पहला पॉइंट क्या है 2 है, प्लस करना है दूसरा पॉइंट क्या है मेरा -2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2 तो आंसर कितना आ गया 0, 0/2, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है 3, -3। इसी तरह से इसका भी अगर मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, फिर से वही चीज़ बन जाएगी कि प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइंस दोनों, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, डिवाइड बाय 2, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, और 0/2 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 0। जब भी न्यूमिनेटर में 0 होता है तो आंसर कितना आता है हमारे पास 0 आता है। तो ये तो हमारा सही हो गया कि x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0 आई। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के भी 0,0 होते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ क्या प्रूव होगी कि ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एजर्शन जो है वो फॉल्स है बट जो रीज़न है हमारा वो हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। सेक्शन बी जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द channel.